Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 and this is for CSR and NET, JRF, GATE, etc. aspirants. So all the best and let's start. First of all हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में. तो फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल लैटिस हमने नाम बहुत बार सुना होगा. ग्रेजुएशन लेवल पर बुक्स में है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है, बट हमने डेफिनेशंस को रटने का ट्राई किया है. चलिए आज इसे समझते हैं. रेसिप्रोकल लैटिस होता क्या है? बेसिकली ये भी एक लैटिस ही है जो हमने 14 ब्रेविस लैटिसेस की बात करी थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में. उन्हीं की तरह से द टाइप ऑफ लैटिस आर रेसिप्रोकल लैटिसेस, बट ये उनके जैसे दिखते नहीं हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि जो ब्रेविस लैटिसेस थे वो हमारा जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, रियल स्पेस, या जिसे हम डायरेक्ट स्पेस बोलेंगे, हम उनमें उनकी बात कर रहे थे. ब्रेविस लैटिसेस की बात हमने करी थी 3D में, रियल स्पेस में. बट जब उन्हीं लैटिसेस की बात हम फूरियर स्पेस में करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे जब हम उनका, तो जो हम जिस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे वो रेसिप्रोकल लैटिस होगा. सो बेसिकली डायरेक्ट लैटिस का फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है रेसिप्रोकल लैटिस. जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, अ क्रिस्टल इन डायरेक्ट स्पेस एंड अ क्रिस्टल और अ रेसिप्रोकल लैटिस. तो देखिए फ्रेंड, क्रिस्टल इन डायरेक्ट स्पेस जो है उसमें आपको यहाँ पर जो है ये इस तरह से प्लेन शो हो रहे हैं एंड देयर डायरेक्शंस ये भी शो हो रही हैं. और अब देखिए रेसिप्रोकल लैटिसेस में ये जो पॉइंट्स हैं यही प्लेन्स हैं. यही मेन डिफरेंस है डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस में. और ये इनकी डायरेक्शंस हैं. जब हम इनकी लेंस या वेक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट लैटिस में ए बी सी 3 पोजीशन वेक्टर्स थे एंड अल्फा बीटा गामा एंगुलर वेक्टर्स थे जिनसे हम एंगल्स डिनोट कर रहे थे 3D में. वैसे ही जब हम रेसिप्रोकल लैटिस में डायरेक्शंस डिनोट करेंगे या डायमेंशंस डिनोट करेंगे तो वो ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार इस तरह से करेंगे फ्रेंड्स. ओके, चलिए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस. For a lattice given by basis vectors a, b and c, the reciprocal lattice is given basis vectors a star, b star and c star. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम डायरेक्ट लैटिस की बात कर रहे थे तो हमने जो वेक्टर्स काम में लिए थे वो थे a, b और c. बट जब हम अब रेसिप्रोकल लैटिस की बात कर रहे हैं तो वही वेक्टर्स हैं, जस्ट स्टार लगा दीजिए, a स्टार, b स्टार एंड c स्टार. अब ये ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार की वैल्यूज हम कहां से निकालेंगे? तो फ्रेंड्स हियर आर दी फॉर्मूलाज. जो डायरेक्ट लैटिस के लिए ए, बी एंड सी की वैल्यूज थी उन्हीं से हमें ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यूज मिल जाएंगी. जैसे ए स्टार इक्वल्स टू बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी. क्रॉस का मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट का मतलब हो गया डॉट प्रोडक्ट. और ये आपने 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ा है कि वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स और डॉट प्रोडक्ट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है. इसी तरह बी स्टार और सी स्टार का फॉर्मूला भी आपको यहाँ दिया हुआ है. अब देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिप्रोकल लैटिस के बेसिस वेक्टर्स हैं, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार. अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की. तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस बेसिस वेक्टर्स आर ए स्टार ए इक्वल्स टू 1, या बी स्टार बी इक्वल्स टू 1, या सी स्टार सी इक्वल्स टू 1 होता है. ओके, नेक्स्ट ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार सी और बी स्टार सी इक्वल्स टू 0 होता है.
मीन्स वही बात है कि अगर ए वेक्टर को ए स्टार के साथ ही जब आप डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको यूनिट प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज 1। और जब आप परपेंडिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे, यानी एक डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर वेक्टर की रेसिप्रोकल लैटिस से वेक्टर से करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट, तो आपको 0 वैल्यू मिलेगी। तो ये सिंपल वेक्टर मैथमेटिक्स है। And the next is using an alternative notation where A1, A2 and A3 represent the 3 lattice vectors A star I, AJ equals to delta IJ। ये सिंपल मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस एंड लैटिस प्लेन्स। रेसिप्रोकल लैटिस जो है, मैंने आपको बताया कि ये भी रियल स्पेस लैटिस जैसा ही एक लैटिस है, बट रिमेंबर real space lattice actually exist, but reciprocal lattices are what we can assume. Okay, so while real space vectors are represented by UHV, reciprocal vectors are customarily represented by HKL, where G equals to H A star plus K B star plus L C star। नाउ अब एक छोटा सा जो इक्वेशन आपका आ रहा है, जो आपको रेसिप्रोकल लैटिस में ये इक्वेशन भी काम में लेना होता है, और एक इक्वेशन और है, कंसीडर ऑल रियल स्पेस वेक्टर्स आर इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी दैट आर परपेंडिकुलर टू द रेसिप्रोकल स्पेस वेक्टर्स अबव। सो आर डॉट जी क्या हो जाएगा अपना, ये आर है अपना रियल स्पेस का वेक्टर है, ये जी है रेसिप्रोकल स्पेस में हम काम में ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आर डॉट जी जब आप करेंगे तो ये आएगा एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जेड विच शुड बी इक्वल टू 0। और ये किस चीज का इक्वेशन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे नोट कर लीजिएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने किसी ऑरिजिन से निकलने वाले एक प्लेन के लिए इक्वेशन निकाली। Now what is the equation of lattice plane with Miller indices? Means H के L की टर्म में अगर हम बात करेंगे तो ये एक इक्वेशन है, इसे भी आप नोट करेंगे। x अपॉन 1 अपॉन h प्लस y अपॉन 1 अपॉन k प्लस z अपॉन 1 अपॉन l इक्वल्स टू n। वैल्यू ऑफ n डिटरमाइंस डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू ओरिजिन। प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस को n डिटरमाइन करेगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे विग्नर सीड्स सेल की। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ब्रैग्स लॉ तक लेकर जाऊंगी। मींस हम डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो वो सीखने के लिए, डिफ्रैक्शन को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें जिन जिन टर्म्स की जरूरत है, उन्हीं में से ये कुछ टर्म्स हैं, रेसिप्रोकल लैटिसेस, विग्नर सीड सेल्स, और भी आगे एक दो टर्म्स आएंगी। तो मैं पहले आपको इन्हें अच्छे से समझाना चाह रही हूं। नाउ व्हाट इज विग्नर सीड सेल? फ्रेंड्स, अगर मैं मेरी लैंग्वेज में कहूं तो विग्नर सीड सेल इज अ प्रिमिटिव सेल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया भी है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि एक प्रिमिटिव सेल जो होती है ना दोस्तों, वो ऐसी सेल होती है जिस सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स हो, मींस जिस सेल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली 1 हो। ठीक है, बट नॉन प्रिमिटिव सेल्स क्या होती हैं? नॉन प्रिमिटिव सेल्स वो होती हैं जिनके लिए नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, या उनके लिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स जो है वो उनके वर्टेक्स पर सिचुएट होने के साथ साथ उनके किसी फेज पर या उनके सेंटर में भी सिचुएट हो सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सेल्स एंड नॉन प्रिमिटिव सेल्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था एफसीसी और बीसीसी, तो जो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, याद कीजिए फ्रेंड्स, एफसीसी में क्या होता है कि जो फेजेस होती हैं उन पर भी मॉलिक्यूल होता है। तो अगर आपको एफसीसी के लिए प्रिमिटिव सेल निकालना है तो क्या करेंगे? या बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, एक
बिल्कुल सेंटर में भी एक एटम होता है, वर्टेक्स पर एटम सिचुएट होने के साथ साथ एक सेंटर में भी एटम होता है। तो उसके लिए प्रिमिटिव सेल निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो उस काम को आसान करने के लिए हमारे पास है ये टर्म विग्नर सीड्स सेल। किसी भी सेल की प्रिमिटिव सेल विग्नर सीड सेल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पर ही लैटिस पॉइंट्स जो है वो सिचुएट होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स हैं तो ये 8 लैटिस पॉइंट्स। तो इसके लिए आप एक प्रिमिटिव सेल निकाल लीजिए। ये प्रिमिटिव सेल है। अब देखेंगे तो आप यहाँ और कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स हैं तो ये हो गई प्रिमिटिव सेल। ठीक है, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए यानी एससी स्ट्रक्चर के लिए जो प्रिमिटिव सेल होती है वो खुद एससी होती है। बट बीसीसी और एफसीसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें यहाँ मिड में भी एक लैटिस पॉइंट था, यहाँ लैटिस पॉइंट, यहाँ। अब आपको इसके लिए निकालनी है प्रिमिटिव सेल। तो इसकी जो प्रिमिटिव सेल होगी वो इसकी विग्नर सीड सेल होगी, जो कि कैसे निकालेंगे, जस्ट इस सभी जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको सेंटर्स से मिला दीजिए और जो लाइन है बेसिकली ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर कट करती हुई लाइंस, और जो आपको बीच में एरिया मिलता है ये वाला एरिया यही है आपकी विग्नर सीड सेल। सो इट इज टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि विग्नर सीड सेल इज अ प्रिमिटिव सेल which contains exactly one lattice point. See here is only one lattice point. Okay, now विग्नर सीड सेल्स के कुछ और डायग्राम्स मैंने यहाँ आपके लिए रखे हैं। Basically, the Wigner seed cell around a lattice point is defined as locus of points in space that are closer to that lattice point than to any of the other lattice point. उन पॉइंट्स या उन लैटिस पॉइंट्स का लोकस भी है जो दूसरे जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनसे बहुत क्लोजर है, सबसे पास वाले लैटिस पॉइंट्स का एक लोकस भी है। नाउ विग्नर सीड सेल एक प्रिमिटिव सेल होती है, सो द विग्नर सीड सेल कैन ऑल्सो बी अ यूनिट सेल। यहां पर आपको सिंपल क्यूबिक 3D के लिए विग्नर सीड सेल शो हो रही है। देखिए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट टर्म व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ब्रिलविन जोन्स। व्हाट आर ब्रिलविन जोन्स? बेसिकली हम स्टार्टिंग से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े ब्रेविस लैटिसेस 14। उन लैटिसेस को हमने डिफाइन किया क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। देन हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, एंड देन हमने लाया रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस उन्हीं लैटिसेस को डिनोट कर रहा है जो फूरियर ट्रांसफॉर्म में, वो रेसिप्रोकल लैटिस या किसी और स्पेस में डिनोट करना, रियल स्पेस में ना कर किसी इमेजिनरी स्पेस में अगर हम उन लैटिसेस को डिनोट कर रहे हैं, रेसिप्रोकल लैटिसेस। देन हमने बात करी विग्नर सीड सेल की, क्योंकि सिंपल क्यूबिक के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें प्रिमिटिव सेल जो है वन लैटिस पॉइंट रखती हो, तो हमें प्रिमिटिव सेल्स निकालनी पड़ेंगी, तो हमें उनकी विग्नर सीड सेल्स चाहिए। नाउ ब्रिलविन जोन जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस की विग्नर सीड सेल है। आई एम रिपीटिंग, जस्ट पे अटेंशन। A Brillouin zone is defined as a Wigner seeds primitive cell in the reciprocal lattice. अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी जब आपने स्टार्टिंग से इन सब चीजों को रिलेट किया है। अब हम Brillouin zones निकालने के लिए क्या करते हैं, वही चीज है, एक विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल बना लीजिए रियल स्पेस में। कैसे बनाते हैं? ड्रॉ वेक्टर्स टू ऑल द नियरेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स, देन बाइसेक्ट देम, द रिजल्टिंग फिगर इज योर सेल। नाउ द नाइस रिजल्ट ऑफ दिस इज दैट इट हैज ए डायरेक्ट रिलेशन टू द डिफ्रैक्शन कंडीशन।
ये जो सेल आपके पास आई एज अ रिजल्टेंट, इसका डिफ्रैक्शन कंडीशन से डायरेक्ट रिलेशन होता है विच इज के g/2 इक्वल्स टू हाफ जी स्क्वायर. बेसिकली Brillouin zone is a type of Wigner seed cell or primitive cell in reciprocal lattice. The Brillouin zone exhibits all wave vectors K, which can be Bragg reflected by a crystal. सभी wave vectors K को denote करेगा. Now, हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की. अभी जैसे मैंने आपको बताया डिफ्रैक्ट प्लेन्स, तो हम बात कर रहे हैं ब्रैग प्लेन्स की. ब्रैग प्लेन्स और ब्रिलविन जोन्स, इन्हें समझते हैं. एक ही स्क्रीन पर दोनों चीजें मैं आपको कंपैरिजन करके बताती हूं. ये जो आपके राइट साइड में इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ ब्रिलविन जोन्स. द फर्स्ट ब्रिलविन जोन, द सेकेंड ब्रिलविन जोन, द थर्ड ब्रिलविन जोन. ओके, ब्रिलविन जोन क्या है? प्रिमिटिव सेल्स हैं रेसिप्रोकल स्पेस में, रेसिप्रोकल लैटिस में, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स के लिए. नाउ ब्रैग प्लेन्स जो होते हैं वो प्लेन्स होते हैं जिन पर डिफ्रैक्शन की प्रोसेस अकर होती है, जिन प्लेन से डिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, और क्रिस्टल में डिफ्रैक्शन कैसे होता है, कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे. पहले टर्म बाय टर्म समझते रहिए. सो डिफ्रैक्शन जो प्लेन शो करेंगे दैट आर ब्रैग प्लेन्स, और इन्हीं ब्रैग प्लेन्स को जब हम डिनोट करेंगे इमेजिनरी स्पेस में, मींस फूरियर स्पेस में, यानी हम बात करेंगे जब रेसिप्रोकल लैटिस की, तो हम बात करेंगे ब्रिलविन जोन्स की. समझ में आ रहा होगा? देखिए यहां जो ये ऑरेंज कलर से मैंने डिनोट किया है, ये फर्स्ट ब्रिलविन जोन की शेप होती है. तो बेसिकली फर्स्ट ब्रिलविन जोन इज इन स्क्वायर शेप. सेकेंड ब्रिलविन जोन जो होता है, ये ग्रीन वाले, दे आर ऑल इन ट्रायंगुलर शेप. जो थर्ड ब्रिलविन जोन होता है वो ये लास्ट वाले, ऊपर ही ऊपर वाले, यहां एक ट्रायंगल, यहां एक ट्रायंगल. सो बेसिकली और ब्रिलविन जोन्स भी डिनोट किए जा सकते हैं. जब फर्स्ट ब्रिलविन जोन की हम बात करेंगे तो हम जब रेसिप्रोकल लैटिस में से डिनोट करेंगे तो हम कुछ ऐसा डायग्राम पाएंगे. फर्स्ट ब्रिलविन जोन की जो लिमिट होती है दैट इज -π/a टू +π/a. ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, और वैसे ओमेगा और के बीच में होता है ये ग्राफ, एंड हियर इज बिटवीन E एंड K. And this one is your first Brillouin zone. This one, this black one is your first Brillouin zone. Then this one is your second Brillouin zone. और first और second Brillouin zone के बीच में ये जो gap है friends, जो आपको दिख रहा है, that is forbidden gap. यहाँ कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये forbidden है. So this is forbidden gap. Now let's come to the main topic. X-ray diffraction. So let's read about Bragg's law. Bragg's law obviously is named after Sir William Lawrence Bragg. उन्होंने 1912 में अपने एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे वहां उन्होंने इस लॉ की पुष्टि करी थी, एंड इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला 1915 में फिजिक्स में अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पर काम करने के लिए. सो ब्रैग्स लॉ या एक्सरे डिफ्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दिस इज ब्रैग्स लॉ फ्रेंड्स. 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा. कुछ टर्म्स हैं इसमें, जो d sin थीटा n लैम्डा, ये क्या क्या है मैं बताती हूं. n जो है वो एक इंटीजर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. द नंबर ऑफ प्लेन जो है वो n है. लैम्डा है एक्सरेज की वेवलेंथ. D है स्पेसिंग बिटवीन दी प्लेन्स इन एटॉमिक लैटिस, कि किसी एटॉमिक लैटिस में दो प्लेन्स के बीच में कितना स्पेस है, दैट इज D. एंड थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड स्कैटरिंग प्लेन. व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द स्कैटरिंग प्लेन. ओके, नाउ होता क्या है, इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करिए दोस्तों.
this is your crystal structures and atoms are situated, X-rays are coming. X-rays आती हैं तो इनके चारों तरफ एक क्लाउड बन जाता है, because they are starting you can say vibrating or exhibiting energy and they are now in excited state. ऐसा ही इस एटम पर जब आकर लगेगी तो क्लाउड बन गया, एंड नाउ इनकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है. अब वो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद क्या करेंगे, अपने प्लेस से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे और इस तरह से हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल से बाहर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. So Bragg diffraction occurs when electromagnetic radiation or subatomic particle waves with wavelength comparable to atomic spacings. Bragg's diffraction तभी होता है जब जो रेडिएशन है उसके लिए वेवलेंथ जो होती है वो जस्ट कंपेरेबल होनी चाहिए एटॉमिक स्पेसिंग के. तो ये एक लिमिट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. सो एंड अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन अकॉर्डेंस टू ब्रैग लॉ. और ब्रैग लॉ में डिफ्रैक्शन होने के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इनको गुजरना. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने ऑप्टिक्स में जरूर सुना होगा. सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन, ये प्रोसेस में हो क्या रहा है. तो इधर देखिए फ्रेंड्स, ये दो प्लेन्स हैं, लैटिस प्लेन्स, इनके बीच में जो स्पेसिंग है दैट इज डी. ओके, नाउ ये एक्सरेज आई, यहां पर टकराई इन प्लेन से, इनकी सरफेसेस से, कुछ पेनिट्रेट भी किया इन्होंने, कुछ अपने जो पाथ है उससे डिफ्लेक्ट भी हुई. यहां थीटा एंगल जो है डिफ्लेक्शन का है, एंड देन ये यहां से जो है द इजेक्शन ऑफ एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है वो इजेक्शन बता रहा है. सो हियर इज ऑल्सो व्हाट, थीटा. सो नाउ बेसिकली ये जो है आपका ये डायग्राम यहां पर थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दिया है. दिस इज जेड, ए एंड बी, दिस इज थीटा एंड दिस इज बेसिकली डी. ये वाली चीज, ये वाली जो है ये यहां है डी. तो आप यहां से अगर आपको थीटा गिवन है तो आप डी निकाल सकते हैं, डी लैम्डा गिवन है तो आप थीटा निकाल सकते हैं, एंड वेरियस टर्म्स. सो द फॉर्मूला व्हाट वी विल यूज इज 2d sin theta equals to m lambda. This is what the Bragg's law is. Now next we coming to Laue equation. Laue equation क्या है और Bragg's law से इसका क्या लेना देना है. सो फ्रेंड्स, जो सर लाउवे थे, मैक्स थियोडोर फेलिक्स वॉन लाउवे, वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और इन्हें भी डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था. बेसिकली लाउवे इक्वेशन इन वन डायमेंशन इज, नाउ दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, we are ready to express the physical law governing the diffraction of crystal material. Basically this is the physical law which governs the diffraction of crystalline materials. What is Laue diffraction? The formula we will follow is this: 2k out, the k factor for outgoing rays dot g equals to mode of g का स्क्वायर. ये लैटिस जो आपने रेसिप्रोकल लैटिस में एक फॉर्मूला देखा था वहीं से लिया है. एंड बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 2 पाई अपॉन लैम्डा ही होती है. जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा ब्रैग्स लॉ विच इज 2d sin theta equals to n lambda. तो ये 4 लाइन का डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें लाउवे डिफ्रैक्शन और ब्रैग डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस को बताता है, उनके बीच रिलेशन को बताता है. अगर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन होता तो ये लाइंस कुछ ऐसी होनी चाहिए थी. When we are talking about Laue diffraction, then they are going to this side. Okay? Now, there are various types of X-ray diffraction methods. Various types of, like single crystal crystallography. A high quality single crystal is gone and placed in different orientation in the X-ray beam. Powder diffraction is one of them. Fiber diffraction,
grazing incidence, diffraction and X-ray refractivity, small angle, X-ray scatterings and many more. There are many more diffraction methods. ये एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर है फ्रेंड्स. ये क्या है? बेसिकली दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नोफ्लेक्स, जो आप देख पा रहे हैं कि हेक्सागोनल सिमेट्री में है. हेक्सागोनल सिमेट्री में देखिए, एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल. सो ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से अरेंज्ड हैं. जब इसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग देखा गया तो ये हेक्सागोनल सिमेट्री को शो कर रहा है. ये हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से पता चलता है. तो व्हाई क्रिस्टलोग्राफी इज इंपॉर्टेंट? ये स्ट्रक्चर्स हम तभी देख सकते हैं जब हम डिफ्रैक्शन और क्रिस्टलोग्राफी की अच्छे से स्टडी करके आए हों. नाउ डिफ्रैक्शन इन अ वन पिक्चर, what is happening here? The incoming beam causes each scatter to re-radiate a small portion of its intensity as a spherical wave. If scatterers are arranged symmetrically with a separation d, these spherical waves will be in sync or add constructively only in directions where their path length difference 2d sin theta equals an integral multiple of wavelength lambda. In that case, part of the incoming beam is deflected by an angle 2 theta, producing a reflection spot in the diffraction pattern. Now, जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बात करेंगे, तो हम स्कैटरिंग की बात करेंगे. ऑब्वियसली X-rays are coming and they are scattering and ejecting electrons and many processes are going on और बहुत सारे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं. यही तो क्रिस्टलोग्राफी है. स्कैटरिंग हो रही है एंड हमने पढ़ा है कि स्कैटरिंग्स या तो इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है. तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में कैसी स्कैटरिंग होती है? दैट इज इलास्टिक स्कैटरिंग. बिकॉज इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है फ्रेंड्स? बेसिकली इलास्टिक स्कैटरिंग तब होती है जब जो स्कैटरर होता है उससे टकराने वाली वेव्स और उससे टकराकर गुजरने वाली रेज या वेव्स की जो है एनर्जी सेम हो, तो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है. और अगर ऐसा ना हो तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है. तो बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में the outgoing rays have the same energy and thus same wavelength as the incoming X-rays, only with altered direction. Direction change हो सकती है but energy and wavelengths are same. But inelastic scattering में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इनकमिंग एक्सरे से क्रिस्टल को. So basically, X-ray crystallography is a form of elastic scattering. Now, इस डायग्राम से समझिए इलास्टिक स्कैटरिंग और इनइलास्टिक स्कैटरिंग को. So this is what a molecule and these are waves coming. Now they are scattered this way. And what we are getting is elastic scattering. They have the same energy, same wavelength, omega and omega, same frequency, no change. Elastic scattering. Now, when we are talking about inelastic scattering, these are the molecules. Rays are coming and going in different directions with different energies. Like omega is the frequency. Now frequencies change. Omega naught, omega naught, omega naught. So this is what inelastic scattering. This is the workflow for solving the structure of molecule by X-ray crystallography. कि हम X-ray crystallography करते किस तरीके से हैं? तो friends, this is the crystal. When we incident X-rays, through the X-rays we are getting a diffraction pattern like this. ये spots जो हैं ये diffraction patterns को show करते हैं. आपको spots दिख रहे होंगे black black. देन हम इसका फेज आइडेंटिफिकेशन करते हैं. देन जब हम फिटिंग करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एटॉमिक मॉडल जो है वो शो होता है. और
अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है ये मॉडल, देन वी कैन अगेन रिफाइन. ओके, सो दिस प्रोसेस इज वर्कफ्लो. इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता होगा, कैसे हमें किसी क्रिस्टल की इमेज मिलती है? तो फ्रेंड्स, हियर इट इज. दिस इज एक्सरे ट्यूब जो 10,000 से 40,000 वोल्ट्स तक की एनर्जी के एक्सरेज जनरेट कर रही है. दिस इज लेड स्क्रीन. यहां से एक्सरेज को ओरिएंट किया जा रहा है ऑन अ क्रिस्टल विच इज इन सॉलिड फॉर्म. और ये क्रिस्टल जो है वो यहां पर अपना जो है फोटोग्राफ बना रहा है. और जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिल रहा है. तो बेसिकली ये जो क्रिस्टल है वो कैसी स्ट्रक्चर रख रहा है, ऐसी हमें कैसे पता चल रहा है? जब हम इस इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टडी कर रहे हैं. सो बेसिकली XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन, यही है. इसे दिमाग में रख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. नाउ here are some practice questions. We'll solve one by one. The first one is, what does a point in reciprocal space correspond to in real space? रेसिप्रोकल स्पेस में एक पॉइंट रियल स्पेस में क्या शो करता है? तो फ्रेंड्स, रियल स्पेस में जो एक पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट शो करता है. तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि हमें रेसिप्रोकल स्पेस की बात कर रहे हैं. और रेसिप्रोकल स्पेस में जो है वो यूनिट सेल तो क्या होती है? विग्नर सीड सेल होती है, जो ब्रिलविन जोन हमने बात करी. तो ये भी नहीं होगा. बेसिकली ए पॉइंट इन रेसिप्रोकल स्पेस कॉरेस्पॉन्ड टू ए प्लेन इन रियल स्पेस. सो द आंसर इज बी. ओके, now we are coming to the next question. What are the reciprocal lattice vectors of a lattice with alpha equals to 100, a equals to 100, b equals to half under root 3 by 2 0 and c equals to 002. रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालने हैं और डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स दे रखे हैं. फॉर्मूला आपको पता ही है, a स्टार इक्वल्स टू b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c. ए स्टार आ जाएगा, इसी तरह बी स्टार सी स्टार के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग द आंसर लाइक दिस. दिस इज बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये आपका आ गया ए स्टार, इसी तरह बी स्टार और सी स्टार. इजी है, बिल्कुल सिंपल है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्स में. क्वेश्चन नंबर 3 इज, पीक्स ऑफ स्कैटर्ड इंटेंसिटीज ऑब्जर्व्ड व्हेन द पाथ डिफरेंस वुड बी इक्वल टू. स्कैटर्ड इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड पीक्स हैं, पीक्स हमें कब दिखेंगी डिफ्रैक्शन पैटर्न की? जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा? सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा. Because in the Bragg's law experiment, the X-ray radiations are scattered by crystal lattice, and the peak of scattered intensity are observed when the path difference is equal to the integral multiple of wavelength. Okay. Now here is a diagram. What would be the value of X? इसकी वैल्यू बतानी है. And here are the 4 options: थीटा, थीटा by 2, 2 थीटा and थीटा by 3. ये भी इजी है. इसका ऑप्शन होगा C, which is 2 थीटा. बिकॉज आप देख लीजिए, जो डिफ्रैक्टेड लाइट है, बेसिकली जो एंगल x होता है, एंगल x आपको दिख रहा है, वो इंसिडेंट लाइट और डिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल है. सो वो कितना होता है? 2 थीटा होना चाहिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड्स बिकॉज. सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न यूज किए जाते हैं. क्यों किए जाते हैं? दे हैव वेरी हाई एनर्जी, हेंस दे कैन पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड्स, और दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हेंस डू नॉट इंटरैक्ट विद मैटर, और देयर वेवलेंथ्स आर कंपेरेबल टू इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस, और देयर हाई फ्रीक्वेंसी एनेबल्स रैपिड एनालिसिस. फटाफट से बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताती हूं. इसका आंसर होगा सी. मीन्स their wavelengths are comparable to interatomic distances. मैंने आपको बता दिया था लैम्डा जो है approximately equals to d. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैम्डा इज approximately equals to d. Now द क्वेश्चन नंबर स्टार. ये स्टार देखते आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है.
minimum interplanar spacing required for Bragg's diffraction is lambda by 4, lambda by 2, lambda and 2 lambda. आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ प्रोवाइड करवाऊंगी. आप वहां ज्वाइन कीजिए. एंड इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी मैं आपको लिंक दे देती हूं, जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा. एंड ये है आपके लिए जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर, जो कि था सी. फ्रेंड्स, आप मैच कर लीजिएगा, क्या आपने भी सी ही बताया था. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स. कीप वर्किंग हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.